बिहार की जनता निजात चाहती है इस एनडीए की सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी के खासकर उनसे निजात है। और हम लोग ने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग को तेजस्वी जी का नेतृत्व जो है सो एक्सेप्ट नहीं है, और हम लोग की कोशिश लगातार जारी है कि सीपीआई, सीपीएम, माले, बसपा, जेएमएम, तमाम जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, सब हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़े। बहुत ही अच्छा मौका है नमन जी, अगर हम लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं, विकल्प जनता के सामने पेश नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जहां तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात है, हम लोग की अपनी विचारधारा है, अपनी पार्टी है, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। अगर कोई भी पार्टी किसी गठबंधन में जबरदस्ती तो रह नहीं सकता है, न कोई रख सकता है। हम लोग की कोशिश है, जिस गठबंधन में रहते हैं, गठबंधन धर्म का पालन करना हम लोग जानते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव को लेकर समीकरण अपनी अपनी दल लगातार तैयार कर रहे हैं, और महागठबंधन में अब फॉर्मूला जो सामने आ रहा है वो कतई भी सारे दलों को एक्सेप्टेबल नहीं है। 60-40 के फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ने की बात की जा रही है। पुराने चुनाव का हवाला दिया जा रहा है, जिस तरह से समीकरण 2015 में बना था, और नीतीश कुमार के रोल में कांग्रेस को रखकर आगे बढ़ने की बात की जा रही है। लेकिन 60-40 के फॉर्मूले में फिर रालोसपा, मांझी और वीआईपी के लिए कहां स्थान बचता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि महागठबंधन में इस बार कई दलों का समावेश करना है। सीपीआई, जेएमएम समेत कई पार्टियां इस बार महागठबंधन का हिस्सा बनने वाली है। लेकिन जब सीटों का समीकरण 40 के हिसाब से तय होगा, तो बाकी दलों के लिए कितनी जमीन बच पाती है बिहार में। ऐसे में बिहार की राजनीतिक जमीन से एक बड़ी पार्टी जो सामने आई थी, जिसे नीतीश कुमार को सामने चैलेंज किया था, और महागठबंधन का एक समय था जब संवादहीनता की स्थिति हो गई थी, तब उपेंद्र कुशवाहा ने, रालोसपा ने सामने आकर संवादहीनता को स्थापित किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां मांझी जी ने महागठबंधन में कई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, कई बार उन्होंने खुद तेजस्वी यादव पर भी ये कहा कि वो परिपक्व है। इन सभी चीजों के अलावा मुकेश सहनी की पार्टी में भी कई बार, चाहे चुनाव लड़ना हो या अलग अलग बयान हो, इनके माध्यम से अपने अपने बयान दर्ज किए हैं। लेकिन रालोसपा एक ऐसी पार्टी रही है कि जब से उसने एनडीए छोड़ा है, उसने महागठबंधन को एकजुट करने का प्रयास भी किया है, और साथ ही साथ सामंजस्य बनाने के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़े तो भी देने के लिए तैयार रही है। ऐसे में रालोसपा को बिना बात किए हुए, बिना रालोसपा की सीटें फाइनल किए हुए आपस में सीटों का समीकरण बनाना कांग्रेस और राजद का कहीं ना कहीं एक विरोधाभास पैदा करता है महागठबंधन के सदस्यों के बीच में। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए, साथ ही साथ बिहार की राजनीतिक जो अभी दलितों की राजनीति चल रही है, जिसमें श्याम रजक अपनी पार्टी छोड़कर, मूल पार्टी छोड़कर राजद में गए हैं, और अब कहा जा रहा है कि एक बड़ा टूट राजद और जदयू दोनों में हो सकता है। इन सभी राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए रालोसपा के नंबर 2 और बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले रालोसपा के माधव आनंद, जो कि प्रधान महासचिव भी है और प्रवक्ता भी है, उनसे बात करते हैं। सर, आप लाइव से जुड़े हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है। जी सर, पहला सवाल सर आपसे यही है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो समीकरण आपके महागठबंधन का है, वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। जो प्रस्ताव आप लोगों ने बार बार दिए हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, उस पर भी विचार नहीं हो रहा है, और अब तो आप लोगों को बाईपास करके कहीं ना कहीं समीकरण सामने रख दिया गया है, जो कि सारे मुख्य मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहा है। इस पर क्या कहना सर? नमन जी, देखिए, जहां तक महागठबंधन की एकजुटता की बात है, हम लोगों ने शुरू से कोशिश रही, हम लोगों की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की, महागठबंधन एकजुट रहे। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। माननीय नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में जो एंटी इनकम्बेंसी है, इस कोरोना काल में बाढ़ की विभीषिका को हम सब लोग झेल रहे हैं बिहार में, तो तमाम जो स्थिति बिहार में बनी हुई है, उस स्थिति में अगर महागठबंधन अगर एकजुट होकर चुनाव अगर लड़ता है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जनता महागठबंधन को आशीर्वाद देने का काम करेगी, और महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो नई बिहार की परिकल्पना हम लोगों ने रखी है, उसको हम लोग साकार करने का काम करेंगे। जहां तक आपने कहा कि महागठबंधन में आप लोगों को बाईपास किया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ऐसी बात नहीं है कि संवादहीनता है, संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई है। हम लोग की कई मीटिंग भी हुई है, आप लोगों ने भी जैसे कवरेज दिया है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, उसमें आरजेडी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे,
एक मीटिंग तो वर्चुअल जी मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी ज्वाइन किया था, आपको याद होगा। माननीय जी उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, जी तमाम जी जितने भी घटक दल के नेता उसमें थे। उसके बाद जो दूसरी जी मीटिंग हुई उसमें भी जो है बीजेपी थी, आरजेडी के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मनोज झा जी थे। तो ऐसा नहीं है, जी तमाम ऐसे चीजें हैं जहां हम लोगों ने कोशिश की है कि कहीं भी जो कमियां महागठबंधन की एकजुटता में जो नजर आ रही है उस कमियों को दूर किया जाए। जी और अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि भाई इलेक्शन तय जी समय पे ही होगा, तो अब वक्त बिल्कुल कम है। और मुझे लगता है कि मैं ये भी नहीं नमन जी कहता हूं कि समस्या नहीं है महागठबंधन में, समस्या है। जी मेरे में वो जी क्षमता जी है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, है। बिल्कुल लेकिन अब वक्त आ गया है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कमियां हैं उस कमियां को दूर करके जल्द से जल्द जो है सभी विषयों पे बातचीत हो जाए, चाहे वो कॉमन जी मिनिमम प्रोग्राम की बात हो, चाहे कौन सी जी पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी। अगर हम सब लोग जी को त्याग करने की आवश्यकता पड़े तो तमाम जितने भी दल हैं हम सब लोग थोड़ा थोड़ा त्याग करने के लिए तैयार हैं, बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए, बिहार के विकास जी को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 10 दिन में जो आपने कहा 10 से 15 जी दिन में सारे चीज हो जाएंगे। हमें भी खबर है कि 28-29 तारीख तक परिस्थितियां आपके महागठबंधन की स्पष्ट नहीं, लेकिन ये नहीं अब तक खबर आ रही है सर कि महागठबंधन में किन दलों का समावेश रहेगा। हमें ये जो समझ में आ रहा है कि आप प्रयास लगातार कर रहे हैं कि 2019 के अपने मूल स्वरूप में महागठबंधन रहे, लेकिन मांझी जी जिस तरीके से अब तक आरोप लगाते रहे हो, चाहे सीटों के समीकरण को लेकर हो या तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर हो या संवादिता की स्थिति, ऐसा कभी भी रालोसपा ने नहीं किया है। आप अकेली पार्टी है जिन्होंने एक बड़ा पद भी त्यागा, अपनी टूटी हुई पार्टी की महत्वाकांक्षाओं को अभी आपने दरकिनार करते हुए महागठबंधन में अपना स्थान बनाया और कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करने की कोशिश की। आपने उपचुनाव भी नहीं लड़ा, आपने कभी सीटों को लेकर कभी दबाव भी नहीं बनाया, फिर भी आपको जब संवादहीनता की बात आई तो आपको कहा गया कि जगदानंद सिंह से बात कीजिए, तो आपने कमेटी बनाकर भेजा भी बातचीत करने के लिए, फिर भी आपसे बात नहीं की जा रही है। ये तो सीधे तौर पर तिरस्कार है, एक बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा का तिरस्कार है। नमन जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसी बात नहीं है कि हम लोग की बातचीत नहीं हुई है। बातचीत जी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत जारी भी है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो शुरू से कहा है, और हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग को तेजस्वी जी का नेतृत्व जो है सो एक्सेप्ट नहीं है। मैं तो खासकर जी आपने देखा है, मैं तो शुरू से बिल्कुल, आपने तो हमेशा सामूहिक से ये बात कही है। हाँ, मैंने तो हमेशा से कहा है, युवा चेहरा है, युवा सोच है, बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कई प्लेटफॉर्म पे बोला कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कुर्बानी भी कि आपने उनको बड़ी दी है। जी, उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी है, स्वाभाविक है जी उनको नेतृत्व जैसे प्रदान करने की उनमें क्षमता है। तो हम लोगों ने जी कहीं भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ, समस्याएं हैं और उस समस्या का निदान तो हम सब लोग ही करेंगे, और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। और जल्द से जल्द मुझे लगता है, जहां तक आपने कहा कि घटक दलों की बात की, अभी तो जो जी वर्तमान स्वरूप है उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस है, जी उसके बाद आरएलएसपी है, वीआईपी पार्टी है, हम है। और हम लोग की कोशिश लगातार जारी है कि सीपीआई, सीपीएम, माले, बसपा, जेएमएम, तमाम जो लाइक माइंडेड जी पार्टियां हैं, सब हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़े। बहुत ही अच्छा मौका है नमन जी, बिहार की जनता निजात चाहती है इस एनडीए की सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी के खासकर है, उनसे निजात नहीं, चाहती है। अगर हम आपने लोग तो मिलकर शुरू से चुनाव कहा है। नहीं लड़ते हैं, जी अगर हम लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं, एक विकल्प जनता के सामने पेश नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता जी है कि स्पष्ट हम लोग के लिए विकल्प। दुर्भाग्य की बात है, ये बिल्कुल हम लोग के लिए सर, दुर्भाग्य की बात होगी। एक बड़ी बात है। लगभग मैं देख रहा हूँ 1.5-2 सालों से मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ रालोसपा को, आपको भी मैं देख रहा हूँ। आपने सर अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी। आपने पहले शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर अलग अलग मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर भी आप अकेली पार्टी और पहली पार्टी थे महागठबंधन के जिन्होंने इन सभी मुद्दों पर अलग अलग आंदोलन किया। सबको पर लाठी भी आपने खाई, आपको पुलिस उठाकर ले भी गई, लेकिन इन सब का श्रेय ना तो महागठबंधन ने आपको दिया, ना अगर राजनीतिक स्थिति देखे आपकी पार्टी की तो उसका श्रेय जनता दे पाई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है महागठबंधन के लिए इस चुनाव में, लेकिन आप पिछले चुनाव से अगर सीखते हैं सर, तो एकजुट रहिएगा तभी तो आप कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चैलेंज दे पाइएगा। क्योंकि भले ही एनडीए में समस्याएं 100 है, लेकिन एनडीए भाजपा के एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार। आपने सही कहा कि लगातार हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम
रोजगार सृजन पे बात हो, हम लोग लगातार जो है रहे हैं। और हम लोग की नमन जी कोशिश भी रही है कि जिन इश्यूज को हम लोगों ने बिहार के लिए उठाते आया हूँ, महागठबंधन के अन्य घटक दल भी सेम हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे उस विषय को उठावे, हम लोग की कोशिश भी रही है। और कई बार हम लोग कामयाब भी हुए हैं। एक दो मौका ऐसा आया है जहां महागठबंधन के सभी घटक दल हम लोग के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए भी हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग की कोशिश में कहीं कमी है। मुझे जरूर लगता है, मैं इस चीज को, मुझे भी एहसास है कि कहीं ना कहीं संवादहीनता के कारण जो है कम्युनिकेशन गैप जो है बीच में बन गया था। और मुझे लगता है कि उस गैप को पूरी करने की पूरी कोशिश जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं अपने लेवल पे। मैं भी एक प्रधान महासचिव होने के नाते मेरी पूरी कोशिश है कि उस संवादहीनता को दूर किया जाए। और एक ही मकसद है कि नई सरकार बने। नीतीश जी से बिहार की जनता निजात चाहती है। एक तेजस्वी यादव एक युवा सोच है, एक मास लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनमें नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है। और मुझे लगता है कि अगर युवा सोच को अगर मौका मिलता है बिहार के लिए तो एक अच्छी पहल होगी। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। मैं भी उनसे आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि भाई आप बड़े नेता हैं, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, थोड़ी सी जो है आप भी आगे बढ़िए, आगे बढ़ के नेतृत्व प्रदान करने का काम कीजिए। अगर कुछ कंफ्यूजन है जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, हम लोग तो अपने लेवल पे कोशिश कर ही रहे हैं, तो आप आगे आवे। आपसे विनम्र आग्रह है, बिहार के जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आप आगे आवे, सबको बैठा के, सबको साथ लेके जल्द से जल्द तमाम जो इश्यूज हैं उस इश्यूज पे जो है एक आम सहमति बनाने की कोशिश होनी चाहिए। तो जहां से हम लोग देख पा रहे हैं, खबरें जहां हमारे सामने आ रही हैं, एक बात सामने दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कि रालोसपा गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात है, वैसा हो रहा है। देखिए, जहां तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात है, हम लोग की अपनी विचारधारा है, अपनी पार्टी है, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। अगर कोई भी पार्टी किसी गठबंधन में जबरदस्ती तो रह नहीं सकता है, न कोई रख सकता है। हम लोग की कोशिश है, जिस गठबंधन में रहते हैं गठबंधन धर्म का पालन करना हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपने कहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से आप जब से हम लोग महागठबंधन में 2018 में आए, तब से आप एक भी वक्तव्य ऐसा बता दीजिए जो मेरे तरफ से आया हो या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से आया हो जो गठबंधन धर्म के अगेंस्ट में हो, ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं कहा। एक भी स्टेटमेंट ऐसा बता दीजिए जहां हम लोग गठबंधन का उल्लंघन करने का काम किए हैं। तो जब हम लोगों ने नहीं किया, जब हम लोग का एक ही मकसद है कि किस तरह महागठबंधन एकजुट रहे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो कहा कि भाई समुद्र मंथन कर रहे हैं और विस्पान करने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। इतने बड़े चेहरे थे, मुख्यमंत्री की योग्यता क्षमता तो सब चीज बनने का है ही, उनमें सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी हम लोग को इग्नोर करने की कोई भी पार्टी अगर कोशिश कर रही होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वार्तालाप तो लगातार जारी है, हम लोग लगातार मिल ही रहे हैं। हाँ, अभी तक जो निष्कर्ष निकल जाना चाहिए था, जो निर्णय हो जाना चाहिए था, वो निर्णय अभी तक नहीं आया। मैं इस चीज को समझ रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट भी इस चीज को कर रहा हूँ कि अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन तो 2019 में जो परिस्थितियां थी आपके महागठबंधन की, बहुत कागज पर मजबूत है आप, लेकिन आपने देरी कर दी, आपने नेट प्रैक्टिस तक नहीं किया, आपने अंतिम समय तक अपने कैंडिडेट को सामने नहीं भेजा, और उसकी स्थिति ये हुई कि आप लोगों ने सामंजस्य दिखा, लेकिन कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पाए आपके। किसी भी नेता के लिए जो चुनाव लड़ रहा था, उसके लिए स्पष्ट मैंडेट चारों पांचों पार्टियों का नहीं मिल पाया। ये सही लगता है आपको मेरा वक्तव्य? नहीं नमन जी, आपके बातों से मैं सहमत हूँ। लोकसभा चुनाव के टाइम में भी हम लोगों में कमियां रही, उस कमियां का फायदा जो है एनडीए को मिला। ये गलती फिर आप लोग रिपीट कर रहे हैं सर, फिर यही गलती रिपीट हो रही है। जी नमन जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। अगर नीतीश जी की निश्चिंता, बाढ़, सुखाड़, चमकी बुखार, मुजफ्फरपुर कांड और अब कोरोना को महामारी को लेकर जिस तरह से वो एकदम सरकार पॉलिसी पैरालिसिस के तेज में है, वो कहीं ना कहीं निश्चिंत है कि उनकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं है। नमन जी, अगर लोकसभा चुनाव के वक्त में जो स्थितियां थी, अगर उसी स्थिति की पुनरावृत्ति अगर होती है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं ये महागठबंधन के लिए दुर्भाग्य की बात है। बहुत ही अच्छा मौका था हम लोग के हाथ में, जहां माननीय नीतीश कुमार जी को गद्दी से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग अपने आप को एकजुट अगर नहीं रख पाएंगे नमन जी, तो उसका फायदा माननीय नीतीश कुमार जी को मिलेगा। माननीय नीतीश कुमार जी किस्मत के धनी व्यक्ति हैं। देखिए, जेडीयू की ना कोई अपनी विचारधारा है, ना कोई अपनी नीति है, ना कोई उनका कैडर है। पार्टियों के लोगों को तोड़ के, हम लोग के पार्टी के विधायकों को भी तोड़ के उन्होंने अपने तक पाले में ले गए। पैसे के लालच देके, मंत्री पद का लालच देके
तो उनके पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन किस्मत के धनी है। और मुझे लगता है कि अगर महागठबंधन मेरा एकजुट इसमें नहीं रह पाता है विधानसभा चुनाव में, उसका फायदा माननीय नीतीश कुमार जी को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। सर एक और सर, हमने बयान 2019 के संदर्भ में देखा था, रघुवंश प्रसाद जी ने भी बात की थी, फिर बाद में सदानंद सिंह कांग्रेस के थे, उन्होंने भी बात की थी कि कॉमन एजेंडे के तहत चुनाव लड़ा जाए और कॉमन सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। अब जो समीकरण सामने आ रहा है 60-40 का, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक क्लियर मैसेज तो नहीं ना है कि अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए या आकर चुनाव लड़िए हमारी सीटों पर, हमारी सीटों पर? और इस परिस्थिति में क्या आप तैयार होंगे आप लोग? जोड़ने का प्रयास मैं करूंगा, कहूंगा टेक्निकल टीम को उनको किया जाए। सवाल मेरा अधूरा रह गया था, ये लगभग अंतिम सवाल था। देखिए, महागठबंधन के समीकरण पर हम लगातार अपनी महाचर्चा जारी रखे हुए हैं। स्टूडियो से मैं लगातार संवाद स्थापित कर रहा हूं माधव आनंद जी से, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी है, बिहार राजनीति में अच्छी पकड़ भी रखते हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पॉलिसी मेकिंग में एक बड़ा योगदान रहा है रालोसपा की इस पूरे समीकरण के दौरान। लगातार उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा टेक्निकल टीम से कि उन्हें अगर जोड़ा जा सकता है तो जोड़ा जाए लाइव नेटवर्क में। सर, मेरा एक सवाल रहेगा, आपने सुना था सवाल में? जी नमन जी, आपकी आवाज आ रही है, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस थे लेकिन आवाज आ रही है। जी जी, एक सवाल मैंने सर जो पूछा था आपको, अब वो सवाल फिर से मैं रिपीट कर दूं क्या? जी, कर दिया जाए। जी सर, मेरा सवाल था, अंतिम ही सवाल है आपसे। महागठबंधन के संदर्भ में 60-40 का जो फॉर्मूला लगभग सामने दिखना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं ये हमने 2019 में भी देखा था। सदानंद सिंह जो कांग्रेस के सीएलपी लीडर है, उन्होंने प्रपोज किया था कि क्यों ना कांग्रेस के टिकट पर ही सभी दल चुनाव लड़ लें। और इसके अलावा बाद में राजद की तरफ से रघुवंश प्रसाद ने भी कहा था कि कॉमन एजेंडा और कॉमन प्रोग्राम और कॉमन सिंबल होना चाहिए ताकि जनता में कंफ्यूजन का सेट ना हो। अब जब 60-40 का फॉर्मूला दिया जा रहा है और आप लोग को बताया भी नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके माधी जी के लिए और वीआईपी के लिए एक संदेश तो नहीं है कि आइए हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए? और अगर यह है तो आप इसके लिए तैयार है क्या? देखिए नमन जी, हर पार्टी, अगर हम लोगों ने पार्टी बनाया है तो पार्टी विलय के लिए नहीं बनाया है। मेरी पार्टी की अपनी नीति है, अपना सिद्धांत है, अपना नेता है, ठीक है। तो जहां तक बात है कि विलय की बात है, कॉमन सिंबल की बात है, वो इतनी आसान नहीं है। अगर उस पर सहमति बनानी थी तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। अब तो 10-15 दिन का वक्त है, 15 दिन में चुनाव आयोग नोटिफिकेशन लाने का काम करेगा। तो इस 15 दिन में कोई अगर व्यक्ति आशा करे, कोई दल आशा करे कि भाई की एक सहमति बन जाए कि एक ही चुनाव चिन्ह पे सब लोग चुनाव लड़े, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कल्पना भी की जा सकती है। इसकी कल्पना भी करना बेमानी है अभी के वक्त में। तो मुझे लगता है कि उस पर बहस का कोई विषय ही नहीं है। और जहां तक बात है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, वीआईपी, मांझी जी को एक किनारा करने की बात है, तो भाई कोई भी गठबंधन में जो है, गठबंधन का अर्थ सिर्फ एक दल नहीं होता है। गठबंधन का अर्थ ही है कि एक से ज्यादा दल। तो गठबंधन महागठबंधन तभी कहलाएगा जब एक से ज्यादा दल होगा। और बाकी मैं कहा ना कि हम लोग की अंतिम तक कोशिश है और उस कोशिश में हम लोग कामयाब भी नमन जी होंगे, क्योंकि बिहार की जनता का एक्सपेक्टेशन है कि महागठबंधन में जितने दल हैं सब एकजुट होकर चुनाव लड़े। आने वाला 10 दिन काफी क्रूशियल है, मैं भी इस चीज को मानता हूं नमन जी। जैसा आपने कहा, आने वाले 10 दिन में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महागठबंधन का स्वरूप ज्यादा विस्तृत रूप में आपको मिलेगा और जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्या का भी समाधान हम लोग जैसे खोज निकालेंगे और बिहार की जनता को नया विकल्प देने की हम लोग की कोशिश होगी। एक और सवाल है सर, बिहार के संदर्भ में महागठबंधन में समस्याएं बहुत सारी दिखती हैं, लेकिन जब यही समस्याएं दिल्ली के संदर्भ में हम देखने आते हैं, जब हम आप लोगों की कोऑर्डिनेशन को दिल्ली में देखते हैं, चाहे चुनाव आयोग को लेकर जो आपकी मीटिंग हुई थी वो या अन्य मीटिंग्स भी आपकी होती है, तो बड़ा अलग तरीके से होता है। कोई समस्या दिखती नहीं है, बिहार में समस्या है और दिल्ली में ऑपरेशन होता रहता है। ये कैसे हो जाता है? दिल्ली में सब कुछ ठीक कैसे हो जाता है? देखिए नमन जी, आप भी जानते हैं, आप तो परिपक्व जर्नलिस्ट हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप मेरे भाई की तरह हैं। देखिए समस्या वहां जाती है जब सीट शेयरिंग की बात होती है। मैं बहुत अपनी बातों को जैसे बेबाकी से रखने का लिए जाना जाता हूँ। समस्या वहां आती है जब अपने साथ लोही के लिए जाने जाते हैं। हाँ, सीट की संख्या की बात होती है।
तो तमाम बिंदुओं पे सहमति बन जाती है, लेकिन जब सीट की बात होती है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी, कौन से इक्वेशन से लड़ेगी, 2019 के लोकसभा का फॉर्मूला लागू किया जाए या 2020 के लिए नया फॉर्मूला लागू किया जाए, जब उन सारी चीजों पे बातचीत होती है तो वहां एकजुटता में कमी नजर आती है। मैं जैसा कि मैंने कहा आपको पहले भी कहा कि अगर कहीं कमियां हैं तो आखिर उस कमियां को दूर तो हम ही लोग करेंगे, जो हम लोग ने जो शीर्ष नेतृत्व है हर पार्टी का, हम ही लोग काम करेंगे। सब लोग को त्याग करने की जरूरत पड़े, सब लोग त्याग करें, इसमें हम लोग तो त्याग करने के लिए तैयार हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग त्याग करने के लिए नहीं तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियां जो महागठबंधन के अभी पार्ट हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे। अंततोगत्वा महागठबंधन की एकजुटता में पहले भी कमी नहीं आने दिए हैं, आगे भी नहीं कमी आने देंगे, और निश्चित रूप से आने वाले 10 दिन में मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए। आप लोग की सहयोग की भी आवश्यकता है कि जो अनावश्यक अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि महागठबंधन में ये हो गया वो हो गया, उस पर भी थोड़ा विराम लगाने का कुछ दिन के लिए काम कर दीजिए। 10 दिन 15 दिन का वक्त हम लोग को दीजिए और निश्चित रूप से आप लोग के सामने आने जी सीटों को चुनाव लड़ना चाहती है और महागठबंधन को अगर सामंजस्य बैठाने के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो कितनी कम से कम सीटों पर मान जाइएगा। देखिए नमन जी, जहां तक मैंने आप ऑब्वियसली आप सर्वे करा रहे हैं पूरे बिहार में। हमें भी पता है कि रालोसपा हर सीट पर सर्वे करा चुकी है। आपका दिल्ली की जो टीम है आपकी, वो लगातार माधव और उनकी टीम काम कर रही है। वो बिहार के सभी सीटों पर महागठबंधन के समीकरण निकलवा रही है, सर्वे करवा रही है। इसमें रालोसपा की कितनी सीटों पर आपकी नजर है, और अगर महागठबंधन को कुर्बानी देनी पड़े तो कितनी सीटों को कुर्बानी देकर कितने फर्क देगा? हम लोग हर तरह के त्याग करने के लिए तैयार है नमन जी। जहां तक मैं बोला कि आपको मैं पहले भी बोला हूं कि जब सीटों की बात होती है तो सारी समस्याएं आ जाती है। तो अब कैमरे पे बोलना ये मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं किस लेवल तक त्याग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहले भी कहा कि विस्फान करने के लिए तैयार हैं। जब हम लोग का लक्ष्य है तो स्वाभाविक है कि हम लोग कुर्बानी देने के लिए और त्याग करने के लिए भी तैयार हैं, और हर पार्टी को थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। जब हर पार्टी थोड़ी थोड़ी त्याग करेंगे तो महागठबंधन मेरा एकजुट रहेगा, अपनी सरकार बनेगी और नई बिहार की जो परिकल्पना हम लोगों ने की है उसको साकार करने का काम करेंगे। आप कितना त्याग कर सकते हैं सीटों के कुर्बानी देने के लिए तैयार है जी, रालोसपा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। माधव जी ने पिछले बार भी कुर्बानी दे दी थी। आप अपनी सीट ही आपने कहीं ना कहीं छोड़ दी थी, पूरे विवाद हुआ था, आप पर आरोप भी लगा था कि आपने 9 करोड़ रुपए खर्च किए और उसके बाद भी आपने अपनी सीट छोड़ दी थी। इस बार माधव आनंद चुनाव लड़ेंगे या इस बार भी पर्दे के पीछे ही नजर आएंगे? नमन जी, देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको आरोप जो है ना झेलना पड़ता है। बहुत तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आरोप को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। मैं आपके ऊपर कुछ भी नमन जी आरोप लगा दूं या आप मेरे ऊपर आरोप लगा दें, लेकिन आरोप लगाने से नहीं होता। जब आप उस शीर्ष नेतृत्व प्रदान करने का काम करते हैं तो आरोप लगता रहता है। उसमें उस आरोप से सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है उसको डरना भी नहीं चाहिए। जहां तक आपने कहा लोकसभा चुनाव के टाइम में मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मैंने कुर्बानी देने का काम किया है। मेरा एक ही है कि मेरा कैडर मजबूत रहे, मेरा कैडर एकजुट रहे, मेरी पार्टी ये सब मजबूती के साथ खड़ा रहे, तो वहां मैंने कुर्बानी देने का काम किया। जहां तक बिहार विधानसभा चुनाव की बात है, बिहार विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी निर्णय करेगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आगे क्या करेंगे, बात ये भी है। अगर सार्वजनिक जीवन में है तो मेरी इच्छा है, अगर पार्टी की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का काम करूंगा, और अगर पार्टी की इच्छा नहीं होगी, महागठबंधन की इच्छा नहीं होगी तो चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा जाएगा तो चुनाव नहीं लड़ेगा। माधव आनंद का जो अपना कर्तव्य है, जो मैं हमेशा से करता आया हूं बिहार के लिए, युवाओं के लिए, एक जो हमेशा रोजगार सृजन पे मैं बात करता हूं और अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए उस पे बात करता हूं। बिहार के लिए बस एक रोड मैप है जो बार-बार आप बताते हैं जी। तो इसीलिए बिहार के हर समस्या के लिए अपने रोड मैप बना रखा है जी। महागठबंधन की तरफ से मौका मिलेगा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नेतृत्व अगर चाहेगा तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का काम करूंगा, लेकिन मैं वो शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ता हूं और महागठबंधन के नेताओं पे छोड़ता हूं। जी सर, दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार अपना कीमती समय सर आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। महागठबंधन की समस्याओं पर शायद आप सबसे मुखरता से अब तक बोले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों से लगातार में मुखातिब हूँ, ये बता जी, दर्शकों से लगातार में मुखातिब रहूंगा। मैं बता दूं दर्शकों से, ये माधव आनंद थे जिन्होंने एक बड़ी कुर्बानी पहले भी दी है और अभी भी दे रहे हैं, और जिस परिस्थिति में फिलहाल महागठबंधन की परिस्थितियां बनी हुई है, एक बात तो स्पष्ट है कि इन्होंने एक रास्ता तो दिखा दिया है कि सभी दल थोड़ा थोड़ा भी अगर कुर्बानी दे दे
कि अभी भी समस्या सुलझ सकती है, लेकिन शायद मुझे लगता है मनोज पहले शख्स है पूरे महागठबंधन से जो ये बात मान रहे हैं कि समस्याएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।